नमस्ते। आज मेरे साथ तुषार गांधी साहब हैं। ये वही सीरीज है जिसको हम लोग लगातार जिस पे चर्चा कर रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, बिहार इलेक्शन के बाद से। एक सिलसिला शुरू हुआ है देश के बुद्धिजीवियों का, देश के मीडिया लोगों का, देश के आर्टिस्ट का, देश के एक्टिविस्ट का, देश के सिविल सोसाइटीज का, और बहुत से ऐसे लोग जिनका जो सिविल सोसाइटीज भी नहीं है, जो जस्ट जस्ट काम करते थे। एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, वो आ गई हैं इसमें। और इन लोगों का एक चीज मानना यह है कि जो एसआईआर हुई है बिहार में, मैं उसको संक्षेप में ही कर दे रहा हूँ तुषार साहब। उनका कहना है एसआईआर जो बिहार में हुई है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसमें कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो दो मुख्य रूप से डिमांड है। एक डिमांड यह है कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए, और दूसरा कहना यह है चूंकि बिहार में ये इलेक्शन वैध रूप से नहीं हुआ है तो ये इलेक्शन को अवैध घोषित किया जाए और उसको स्क्रैप किया जाए। ये पूरे हिंदुस्तान से आवाज आ रही है, और उसी उसी क्रम में आपसे बात करनी है, क्योंकि आपने इस बार बिहार में बहुत टाइम दिया था। बिल्कुल। और बिहार का केवल चंपारण नहीं, आप बिहार में कई दिन रह के आपने समय दिया। मैं एक चीज, क्योंकि मैं एक इस पॉलिटिकल क्वेश्चन का फिर मैं मेन एसआईआर पे आ जाऊंगा। आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि इस तरह की, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा था, हम सब लोगों को था जीत हार हो सकती थी, 130, 135, 100, लेकिन 200 के ऊपर सीट का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैं इस पे बहुत छोटी टिप्पणी, और फिर मैं अपने मेन मुद्दे पे आ जाऊंगा कि एसआईआर क्यों अवैध है और आम आदमी के लिए कितना अहम है। नहीं, बिल्कुल। मैं 4 दफ़ा बिहार गया जब से इलेक्शन करीब था, तब से जून से लेकर नवंबर तक मैं 4 दफ़ा बिहार में गया, और चारों दौरों को के दिन अगर जोड़ दो तो पूरा 1 महीना मैं वहाँ रहा था, और करीबन पूरा बिहार हमने कवर किया उन चार। और उसमें से दो दौरे मेरे, जो वोट चोरी का मुद्दा उठा और जो राहुल ने वोट अधिकार यात्रा, वहाँ मताधिकार यात्रा जो वहाँ की, उसके साथ बाद, उसके दौरान और उसके बाद हुए, और जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा रेजोनेट हो रहा था लोगों के बीच में, तो ये लग रहा था कि जो एसआईआर का मामला है और जो इलेक्शन चोरी का ट्रेंड इंडिया में चल रहा है, उसके बारे में बिहार के जो वोटर थे उनमें एक बहुत बड़ी जागृति आई थी। मैं यहाँ ये स्पष्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि उस दरमियान ये ज़रूर दिख रहा था कि बिहार के चुनावों में कोई लहर नहीं थी। ना सत्ताधारी पक्ष की तरफ की लहर थी, ना ही जो ऑपोजिशन गठबंधन था, महागठबंधन था, उसके तरफ की कोई लहर थी। लेकिन एक अंडर करंट था कि बदलाव होना चाहिए करके, और जब नतीजे आए तो इससे बिल्कुल विपरीत दिखा। ये लगा कि जैसे एक टाइडल वेव जो सत्ताधारी गठबंधन था उसके पक्ष में आया हो, वैसे दिखाई दिया। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से एक मैन्युपुलेटेड वर्डिक्ट है, उसमें कोई शक नहीं लगता इसमें। तो जी, ये तो जी, हमने जी, ज़रूर कहना चाहिए कि बिहार का चुनाव जो एक क्रम चल रहा है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक और अब बिहार में भी, वो जिस तरीके से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है उसका एक कंटिन्यूएशन है, और उसमें ज़रूर एसआईआर का जो मामला है वो एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है। ये हमने एडमिट करना ही पड़ेगा। जी। मैं तुषार साहब, मैं एक चीज आपसे इसलिए, क्योंकि थोड़ा इस पे भी आप अगर करें, जब देश आजाद हुआ तो वो देश के जितने लीडर थे गांधी के नेतृत्व में, सबका एक ही था कि भाई इस देश के आम आदमी को जो उन्होंने एक चीज दी, अगर कहा जाए कि एक सबसे जरूरी, वो वोट का अधिकार दिया। और बिल्कुल। गांधी शायद इस बात को समझते थे, तो इसीलिए वो जब पूना पैक्ट से लेके, वो पिछले देश आजाद होने के 15, 16, 18 साल पहले की अगर वो देखिए, तो गांधी तैयार कर रहे थे इस देश को कि भाई देश अभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। और उसका एक, मैं सिर्फ मतलब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा एक लोकतंत्र है जो, उसके बाद करीब 12 लोगों को आजादी मिली 47 से 50 के बीच। हमें छोड़ के बाकी सब जगह आजादी, लोकतंत्र की अजीब सी हालत हो गई, पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, बांग्लादेश, कहीं पे। हमने अपने लोकतंत्र को बचाया, और उसका एक बड़ा कारण यह था कि गांधी ने तैयार किया था, और लोगों को लगा था कि हमें वोट का अधिकार है, हम अपने मर्जी से सरकार चुनेंगे। मैं इस पे आपका, क्योंकि ये एसआईआर जो होके आप
आम आदमी के उस वोट को ही हटा दे रहे हैं, उसको वोट का ही अधिकार उसके पास नहीं रहेगा, वो वोट ही नहीं डाल पाए। मैं इस पे पहले टिप्पणी एक आपकी जानना चाहता हूँ कि ये जरूर था कि बापू को ये चिंता थी, क्योंकि बापू के वक्त से बापू ने ये महसूस कर लिया था कि एक पैरेलल करंट भारत में चल रहा था आज़ादी के वक्त भी, जो ये चाहता था कि पहले की जो फ्यूडल सिस्टम थी जिसमें राजाशाही हुआ करती थी, वैसी जाति पे आधारित राजाशाही को प्रस्थापित करने का एक पैरेलल करंट आज़ादी के वक्त भी, आज़ादी से पहले भी इस देश में प्रवाहित था। और बापू को उसकी, वो जानते थे और उसकी चिंता भी थी कि अगर मैंने अपने लोगों को लोकतंत्र के महत्व के बारे में अवगत नहीं करवाया, उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया और उनको अवेयर नहीं किया अपने मत अधिकार के महत्व का, तो कहीं जाकर ये जो पैरेलल फ्यूडल सिस्टम है, जो बरसों से एक आदत सी हमें पड़ गई थी, वो शायद इस देश पर हावी हो जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से ये प्रयत्न शुरू कर दिए थे कि मताधिकार का और गणतंत्र लोकतंत्र का जो महत्व है वो मेरे लोग महसूस करें। इसलिए उन्होंने लगातार उस प्रोसेस को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए अपने जो व्यू था, अपनी जो स्ट्रेटजी थी, उसको बनाते रहे वो। और वो इसीलिए चलते हुए आगे जाकर जब प्रथम आम चुनाव हुआ और उसमें ये तय करने, क्राइटेरिया तय करने की बात हुई कि भाई मताधिकार किसको दिया जाएगा, तो भारत ने एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया किसी भी लिमिटेशन के बगैर। वरना उस जमाने में बहुत ये आसान होता कि कह देते कि भाई ग्रेजुएट्स को या जो जिनको अवेयर इंडियन तब माना जाता था, वैसे लोगों को ही मताधिकार देंगे, तो एक बड़ा तबका उस मताधिकार से वंचित रह जाएगा। लेकिन उस वक्त जो डिसीजन लिया गया कि हम एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उसका कारण ये था कि आम से आम नागरिक, जो बापू ने कहा था कि अंतिम जन, उस अंतिम जन को मताधिकार देके उसको नागरिक, अपने नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण जो एक फैसिलिटी थी, अधिकार था, वो उसी वक्त से मिल जाए और उसको वो अपना हक समझने लगे। ये आदत ही हमारी डेमोक्रेसी को सस्टेन करके रखे है। बहुत अटेम्प्ट्स हुए, जब बैलेट की डेमोक्रेसी चलती थी तो बूथ कैप्चरिंग करके लोगों को बंदूक की नली पर वोट देने या ना देने के प्रयास बहुत होते थे। लेकिन उन सब के बावजूद लोगों का जो ये था, अधिकार था मत देने का, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली होता था। इस बार सर के कारण वो मताधिकार ही छीन लेना और उस मताधिकार पर सत्ता का प्रभाव कि हम तय करेंगे कि किसको मताधिकार होगा और किसको नहीं होगा, ये जो एक नया ये आइडियोलॉजी आई है, वो हमारे गणतंत्र की नींव को खत्म करने की एक साजिश है। ये हमने समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए सर का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि सर के रास्ते से वापस एक फ्यूडल लिमिटेड डेमोक्रेसी का वर्जन हमारे राष्ट्र के ऊपर थोपा जा रहा है। जी, तो तुषार साहब, मैं एक और चीज कहूंगा कि आपको फिर से नागरिक से प्रजा बनाने का ये रास्ता वह क्यों है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस देश का जो संविधान था, संविधान निर्माताओं को समझ में आता था कि अगर आप उसको अप्लाई करने का कर देंगे कि अप्लाई करिए और फिर आपको मिलेगा, तो इस देश के बहुसंख्यक लोग इससे बाहर हो जाते। और बहुसंख्यक बोल रहा हूँ, दलित, वो जो डाउन ट्रॉडन थे, जो उनको सेफगार्ड करने के लिए कहा गया कि नहीं, ये सरकार का नहीं, ये संविधान आपको ये ताकत देता है कि इलेक्शन कमीशन होगा और आपका वोट वहां पे लाने का, वोटर लिस्ट में लाने की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं नागरिक हूं और मुझे अब इस पूरे प्रक्रिया को चेंज करने की कोशिश हो रही है कि मुझे प्रूफ करना है। मतलब मैं अभी, मेरे यहाँ वो चल रहा है ऐसा यार, 2003 का दे रहा हूं, मेरा लड़का 2003 का दे रहा है, फिर फोटो दे रहा हूं, फिर ये आम आदमी के लिए करीब करीब, मतलब अगर वो या तो पैसा दे
या उसको आके यहाँ के दलाल उसको वो करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। ये मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ओनस ही बदल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के बजाय मेरे ऊपर अब आ गया है कि मैं इसको करूं, या राजनीतिक दल करें जिनका कोई इससे लेना देना नहीं। इसीलिए वर्धन जी, ये हमने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये एसआईआर के माध्यम से सीएए एनआरसी वापस लाया जा रहा है। जो सीएए एनआरसी में पहली दफा किया गया कि भाई तुम नागरिक हो, ये तुम साबित करो। अब उसकी एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं लोग और कहते हैं कि तुम नागरिक हो तो ये तो साबित करो ही तुम, पर तुम्हें मताधिकार है, नागरिक होते हुए भी तुम्हें मताधिकार है, ये भी तुम साबित करो। तो सीएए एनआरसी को जब बहुत प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को उसको स्थगित करना पड़ा, तो ये एसआईआर के माध्यम से वो लोग ला रहे हैं। और ये जरूरी है कि हम जानकारी दें कि भाई सीएए एनआरसी होम मिनिस्ट्री के तहत लाया गया था, एसआईआर उसी को इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लाया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा एक ही है कि नागरिकत्व किसको दिया जाएगा वो सरकार तय करेगी, जबकि हमारे संविधान में और आज़ादी के बाद जब हमने लोकतांत्रिक प्रोसेस को चुना, तब यह तय किया गया था कि नागरिकों को सिर्फ ये साबित करना है कि वो यहाँ रह रहे हैं, और जो लोग ये साबित कर सकते हैं कि वो यहाँ रह रहे हैं और उसका एक ही प्रमाण दिया गया कि अगर उनका घर भारत की धरती पर है तो वो प्रमाण है कि वो नागरिक है। उसके आगे उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। और वो इसलिए नहीं किया गया था कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाके कैंपेन करते हैं कि घुसपैठिए घुस गए। ये इसलिए तय किया गया था कि मेजॉरिटी ऑफ जो नागरिक थे तब के, उनके पास और कोई प्रमाण नहीं होता था अपने भारतीय होने को प्रमाणित करने का। एक ही प्रमाण होता था कि मेरा घर, मेरे पुरखों से आया हुआ मेरा घर, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ आज भी मैं रहता हूँ या रहती हूँ। तो उसको ही एक प्रमाण समझ के कह दिया था कि वो है। और आपके गांव में दो लोग आप ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारे सामने पैदा हुआ, पूरी जिंदगी इसका खानदान यहाँ रहता है, तो वो सिर्फ मौखिक आश्वासन बहुत हो गया। उसके आगे आपको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अब पहली दफा है कि अलग अलग तरीके के प्रमाण देने पड़ते हैं। पहली दफा है कि सरकार ने दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन भी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे, वो सरकार भले दिया हो, हम नहीं मानते उसको। तो वो ये जो नई फितरत आई है वो ये है कि एक तो आपसे आपका नागरिकत्व छीन लो, दूसरा आपका नागरिकत्व है ये सिद्ध करते करते आप इतने थक जाओ कि आप कहोगे जहन्नुम में जाओ यार, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझसे जो छीनना है छीन लो, मैं इधर रह रहा हूँ, आप उठा के फेंक दोगे बाहर, तब देखा जाएगा। तो ये जो एक प्रोसेस है कि लोगों को इतना त्रस्त कर दो कि वो कहे कि नहीं चाहिए मुझे मताधिकार, जाओ तुमको जो करना है करो। ये स्टेज अपनी डेमोक्रेसी में लाने की ये साजिश है और इसलिए इसके खिलाफ हमने लड़ना बहुत जरूरी। जी, तो चाहता मैं इसको दो तरह से देख रहा हूं। पहले मेरे हिसाब से मैं बहुत स्पष्ट हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं यहां रहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन को अगर मुझे नहीं बनाना तो उसको लिखना है कि वो मैं क्यों नहीं बनूंगा, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं तो यहां रहता हूं, आप मेरा नाम लिख के देख के आप ये जाइए, आप ये सब करिए, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मैं जैसा मैं समझता हूं। दूसरा, जब आप ये जो चीज कह रहे हैं ना कि लोग थक के ये कहेंगे कि मुझे वोटर ही नहीं बनना है, एक और चीज कर रही है सरकार, ये मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं कहना भाजपा सरकार, वो ये भी चाह रही है कि लोगों के मन में ये आ जाए कि यार वोट कहीं पे भी दो, जो कहते हैं ना कि वोट कहीं भी दो जाएगा बीजेपी, उस तरह की भी एक मानसिकता आ जाए, तो लोगों का पहले तो वोटर ही ना बने, दूसरे अगर वोटर बनते भी हैं तो उनका पहुंच जाने का वहां वो न रहे कि वो जाए वहां आना जाए। मैं एक छोटी चीज है, दो छोटी छोटी आपसे पूछ लूं, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? अगर उससे पूछा जा रहा है सवाल तो ये कैसे कह सकता है हम नहीं बताएंगे? भाई 7,42,00,000 थे, 7,45 हो गए। जो आपके टोटल आ रहा है वोट्स पोल, उसमें डिफरेंस है, इसको क्यों नहीं बताएंगे? मतलब व्हाट इज द लॉजिक कि हम नहीं बताएंगे?
ये वही साजिश है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये वही उसी साजिश के तहत है जो ऑर्केस्ट्रेट की जा रही है आरएसएस के हेडक्वार्टर से, जिन्होंने कभी भी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को माना नहीं, हमारे डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को माना नहीं, वो अब ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो एक के बाद एक जो सारे हमने आज तक हमारी प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के खंबे माना था, जिनको जिनको हमारे लोकतंत्र की नींव माना था, वैसे सारे इंस्टीट्यूशंस को एक के बाद एक खारिज करने की उनकी जो मुहिम है, उसका ही एक पहलू ये, अब एक दूसरा कदम ये है कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया दोनों को इतना बदनाम कर दे कि लोगों को लगे कि इसकी जरूरत ही नहीं है। और चुनाव आयोग इसमें पहली दफा, ऐसा नहीं है कि पहले चुनाव आयोग में ऐसे आयुक्त नहीं थे जो लोग सत्ताधारी पक्षों को फेवर करते थे, लेकिन शेषन के वक्त से हमने एक प्रक्रिया देखी थी जहां चुनाव आयोग ने अपने इंडिपेंडेंस को प्रस्तापित किया था, और चुनाव के वक्त जैसे ही आदर्श चुनाव श्रृंखला लागू होती थी, तो चुनाव आयोग सरकार को मानता नहीं था, सरकार को चुनाव आयोग के आदेशों को मानना पड़ता था। अब ये ट्रेंड वापस ऑफिशियली रिट्रेंच हो रहा है, और चुनाव आयोग सरकारी इशारों पर, आप देखेंगे तो पिछले कई वक्त से सरकार की मर्जी के मुताबिक चुनाव के शेड्यूल डिक्लेयर किए जाते हैं। वहां से ये साजिश शुरू हुई है, सरकार को अनुकूल तारीखों में और तरीकों से चुनाव घोषित किया जाता है और कंडक्ट किया जाता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना पड़ रहा है, कि लॉजिस्टिक्स के कारण करना पड़ता है, क्योंकि उसी जगह पे जब उनको जरूरी हो तो वो सारे लॉजिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं। और जहां उन्होंने 7 फेज में इलेक्शन करवाया तो पहले वहां 2 फेज में इलेक्शन करवा ले सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं में चुनाव आयोग को एक हुकुमशाह आयोग बनाया जा रहा है, और चुनाव आयोग बहुत अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली अपने इंडिपेंडेंस को दे रही है। चुनाव आयोग सिर्फ लोगों, नागरिकों को उत्तरदेही होना चाहिए, ऐसा बनाया गया था, लेकिन अब वो उत्तर सिर्फ सरकार को देती है, नागरिकों को वो मना कर देती है कि हम हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। जी, मैं एक चीज और बता दूं, ये अजीब सा लगता है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार करीब करीब बराबर मतलब पॉपुलेशन की स्टेट है। तमिलनाडु में एक दिन में हो जाता है चुनाव, एक फेज में, और वेस्ट बंगाल और बिहार में 5 फेज, 6 फेज, 7 फेज, ये सब चलता रहता है। मैं तो चाहता हूं एक लास्ट क्वेश्चन और इसी से समाप्त करूंगा। बहुत से लोग इस समय कह रहे हैं कि, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल गलत किए और एसआईआर नहीं लाना चाहिए था, ये कोई इशू नहीं था। वो आपके हिसाब से अगर 1 से 10 का इस मैट्रिक्स हो, तो 1 से 10 तक एसआईआर किस नंबर पे आता है, या सबसे पहले नंबर पे आता है, या 10वें नंबर पे आता है, या आता ही नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट है एसआईआर लार्जर इशू में, इस देश का इशू बनने के लिए, हमारे और आपके के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मैं इसमें 2 फर्क करना चाहूंगा। अगर राष्ट्र के लिए बात करो तो एसआईआर प्रमुख मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हमारा संविधान और हमारी लोकशाही जो 2 प्रणालियां हैं, वही हमारे एक सोवरेन राष्ट्र होने का प्रमाण है। तो उसके लिए ये जो एसआईआर और वोट चोरी और इलेक्शन चोरी का मुद्दा है, वो सबसे अहम बन जाता है। अगर बिहार के उपलक्ष्य में हम कहें तो बिहार के चुनाव में वो, मैं उसे नंबर 3 पे रखूंगा, क्योंकि पहले 2 जो इश्यू थे, पलायन के और बेरोजगारी और शिक्षा के अभाव के, वो महत्वपूर्ण थे जो उठाए गए। पर राष्ट्रीय मुद्दे पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारे स्वाधीनता और प्रजातंत्र के मामले में एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया एक बहुत प्रमुख मुद्दा था, और वो उठाना जरूरी था। शायद हम ये कह सकते थे कि बिहार में उसको पीछे रखा जा सकता था, बिहार चुनाव के उपलक्ष्य में,
लेकिन बिहार चुनाव के आगे अगर हम लोग देखें, इस राष्ट्र के भविष्य के बारे में देखें, तो इन मुद्दों को सबसे अहम मानना ही होगा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार साहब। और मुझे लगता है कि ये मुहिम आज नहीं तो कल लोग चेतेंगे जरूर, क्योंकि अगर उनसे उनका मूल अधिकार ही छीन लिया जा रहा है तो कुछ बचेगा नहीं। बहुत आनंद बहुत वर्धन, मैं धन्यवाद बातचीत के कंक्लूजन में लिए। एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जी जी लड़ाई प्लीज। अब रास्तों पे लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई अब नागरिकों को लड़नी पड़ेगी। हम अगर राजनीतिक पक्षों के ऊपर आधार रख के बैठे रहेंगे तो इस लड़ाई जी में हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये जी लड़ाई जी अब रास्तों पे लड़ने का वक्त आ गया। आ गया। और ये मैं भी मानता हूं, ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं, ये हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हम किसको बिल्कुल जिताएं, बिल्कुल। किसको हराएं, ये मेरा अधिकार है। और ये अभी शुरुआत है, मालूम नहीं क्या क्या और छीन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार साहब बातचीत करने के लिए। शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।